हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड आफ्टरनून टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2022 के बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो इसमें आपको दोस्तों कीवर्ड तो पता लग ही रहा है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 2 साल में एक बार रिलीज किया जाता है। तो आपने 2022 का रैंक जरूर याद रखना है, और 2020 का रैंक भी जो है वो इंडिया का जरूर याद रखना है। और आपको ये जान के हैरानी जरूर होगी कि इंडिया बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है दोस्तों, 180th रैंक है इंडिया का। और टोटल कंट्रीज भी इसमें कितनी आंकी गई हैं, 180 कंट्रीज को आंका गया है। और इंडिया का स्कोर भी दोस्तों बहुत ही कम है, 18.9 जो है वो इंडिया का स्कोर है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 2022 का रिलीज किया गया, और इंडिया बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे दोस्तों इंडिया है। और ये रैंकिंग एनालाइज की गई है, रिसर्चर्स हैं, अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस रैंकिंग को आंका है। इवन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी, जैसे आप कह सकते हो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का रैंक भी इंडिया से अच्छा है, 177 रैंक है बांग्लादेश का। पाकिस्तान का रैंक और भी अच्छा है, 176 रैंक है पाकिस्तान का। तो इंडिया की जो आसपास की कंट्रीज है वो इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं, क्योंकि इंडिया का रैंक तो यार बिल्कुल नीचे है।
लेकिन टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप कंट्री है दोस्तों डेनमार्क, जो सस्टेनेबल कंट्री के तौर पे जानी गई है एनवायरनमेंट इंडेक्स के अंदर 2022 की इस रैंकिंग में। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये 2 साल में एक बार रैंकिंग रिलीज की जाती है, तो 2018 में जब रिलीज किया गया था इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक जो 177 था। 2020 में इंडिया का रैंक कुछ इंप्रूव हुआ, 168th पोजीशन पे इंडिया आया, लेकिन अब 2022 में 180 था। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2020 का याद रखना है, एक 2022 का याद रखना है। 2020 का 168 था, इसमें 12 आप ऐड करोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इंडिया का ये रैंकिंग जो पुअर हुआ है, इसके पीछे क्या कारण रह सकता है? तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। और उस इंक्रीज होने के कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण इंडिया जो है वो बिल्कुल बॉटम पे चला गया है। और ख़ास करके जो ये 2022 की रैंकिंग है, ये बहुत ही अच्छे पैमाने पे आंकी गई है, क्योंकि इसमें टोटल 40 अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया है, जो कि 11 अलग कैटेगरीज में कंबाइंड है। और ये 11 कैटेगरीज जो हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर कंबाइंड है, जैसे कि इन्वायरमेंटल हेल्थ भी इसी में आता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इसी में आता है, और इसमें इकोसिस्टम विटैलिटी भी आ जाता है, मतलब इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का कैसा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपने खास तौर से याद रखना है कि टोटल 180 कंट्रीज को इसमें आंका गया है। टॉप पोजीशन डेनमार्क की है और इंडिया बिल्कुल बॉटम पे है। और कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आंका गया है? अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको आंका गया है। तो टॉप 5 कंट्रीज की आप लिस्ट देख रहे हो, डेनमार्क पहले पे है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पे है और तीसरे पे फिनलैंड है। सिर्फ आप यहां पे याद रखोगे पहली 3 कंट्रीज या ज्यादा से ज्यादा 2 कंट्रीज तो आप याद रखोगे ही रखोगे। और बॉटम 5 कंट्रीज में आप सबसे नीचे स्थान देख रहे हो इंडिया का। इंडिया के ऊपर म्यांमार है, वियतनाम है दोस्तों, इसमें भी आपने 3 याद रखनी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी दोगे तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का खास तौर से आप याद रखोगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक का एक कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट लगाया है, और वो कहाँ पे लगाया है? मतलब आपने 2 चीज़ें बतानी है, एक तो कंपनी का नाम बताना है और एक आपने जगह बतानी है। कंपनी का नाम है दोस्तों मारुति सुजुकी, जिसने ये 20 मेगावाट पीक का कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट लगाया है। और ये मारुति सुजुकी अपने मानेसर वाले प्लांट में दोस्तों लगाया है। मानेसर वाला प्लांट जो है वो कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम, क्योंकि मानेसर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो आप देख सकते हो ये मानेसर जो फैसिलिटी है ये 28,000 मेगावाट आवर जो है हर साल सोलर पावर प्रोड्यूस करेगा। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जितनी भी ये पावर जनरेट होगी उससे 67,000 कार, मतलब 67,000 कार्स को पूरे साल में जो है वो एनर्जी प्रदान की जा सकती है। और आप कह सकते हो जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये उसका 11.5% हिस्सा जो है वो पूरा करता है। और ये कारपोर्ट एक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये इस तरह से ऐसे करके तैयार किया गया दोस्तों। इसमें लाइक आप कार जो है वो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और इसका पार्क करने का ये मतलब है कि एक तो यहाँ पे शेड भी आपको मिल गया, और साथ में यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिसके बाद आप यहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हो कार्स की। मतलब ये एक तरह से पार्किंग फैसिलिटी भी बन गई है, और साथ में सोलर पैनल्स लगा के उसी टाइम पे इसको चार्ज भी किया जा सकता है। तो ये जगह जो है वो बहुत ही कम रोकेगा, और इसमें 9,000 व्हीकल्स को जो है वो पार्किंग स्पेस अवेलेबल मिलती है। और साथ ही साथ इसमें 20,000 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जाने से रुकेगी। ये बहुत ही बड़ा कदम जो है ये मारुति सुजुकी की तरफ से उठाया गया है। और ये कारपोर्ट जो प्लांट है मानेसर के अंदर जिसको लगाया गया है, ये पहले भी छोटे छोटे प्लांट लगा चुके हैं, लाइक 1 मेगावाट पीक का भी ये लगा चुके थे। तो अब टोटल इनकी जो कैपेसिटी है कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट की, ये 26.3 मेगावाट पीक जो है वो हो चुकी है। तो याद रखना है ये है मारुति सुजुकी, जिसने एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक जो है वो कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट लगाया है। कहाँ पे? मानेसर फैसिलिटी के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसमें 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस एक्सरसाइज का नाम है खान क्वेस्ट 2022। ये कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है? तो ये दोस्तों 14 डे जो है वो लंबी एक्सरसाइज है, और ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है।
और ये मंगोलिया में स्टार्ट की गई है। मंगोलिया में एक जगह है 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलानबातर के अंदर, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको होस्टिंग कंट्री पूछी जा सकती है। खान क्वेस्ट 2022 टोटल 16 कंट्रीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और ये एक तरह से पीस कीपिंग एक्सरसाइज है और ये 20th एनिवर्सरी है मंगोलिया की फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो इस एक्सरसाइज का मेन मकसद दोस्तों यही है कि आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाया जा सके, आपस में समझदारी बढ़ाई जा सके, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो 16 कंट्रीज में आगे बढ़ सकें, ताकि कोई भी पीस कीपिंग मिशन जो है वो हमने करना है हम एक साथ मिलकर कर सकें। अगर वहाँ पे कोई लड़ाई हो भी जाती है तो आपस में जो कोलैबोरेशन है, जो आप कह सकते हो समझदारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मिलिट्रीज में बढ़ सके। तो इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख स्काउट्स ने इसके अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का दोस्तों एक और फायदा है कि डिफेंस कॉपरेशन साथ में इंडियन आर्मी का और बाकी जो 15 कंट्रीज हैं उसमें बढ़ेगा। स्पेशली मंगोलिया की आर्मी के साथ जो है वो हमारा जो बाइलेटर रिलेशन है वो जरूर इंप्रूव होगा और साथ में कोऑर्डिनेशन तो इंप्रूव होगी ही होगी। तो आपने सिंपली याद रखना है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 जो है वो मंगोलिया की तरफ से उसका आयोजन किया गया है और ये 14 डे लंबी एक्सरसाइज है और इसमें टोटल 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, किसने एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो जारी किया है। इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है अप स्कूल और ये खान एकेडमी के सहायता से इसका आयोजन किया गया है और ये दोस्तों है SBI फाउंडेशन। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो SBI फाउंडेशन की तरफ से एक अप स्कूल नाम का डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों कक्षा पहली से लेकर कक्षा 10th तक के बच्चों के लिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया, खान एकेडमी की मदद से किया गया, जो कि एक एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI फाउंडेशन ने खान एकेडमी के साथ ये पार्टनरशिप की है ताकि अप स्कूल नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जा सके और इसकी शुरुआत जो है वो कौन सी स्टेट से की गई है, इसकी शुरुआत पंजाब से की गई है। तो इस प्रोग्राम का मेन फोकस यही है कि इंपॉर्टेंट मैथ और इंग्लिश के जो लर्निंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं जो लास्ट ईयर पढ़ाए गए थे उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके और उनका जो नॉलेज गैप है उसको ख़त्म किया जा सके और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो रखी जा सके नए एकेडमिक ईयर के लिए। तो इसमें करना क्या होगा कि खान एकेडमी के इस मिशन के अंदर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स या जो उनके पेरेंट्स हैं वो सिर्फ इस खान एकेडमी की वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो इनको एक लर्निंग लिंक मिलेगा जो कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप उस लिंक को असेस कर सकते हो और जो लास्ट ईयर के क्लासेस हैं उसमें आपको कुछ लर्निंग कंटेंट दिया जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हो और अपने बच्चे की जो फाउंडेशन है उसको और मजबूत कर सकते हो, उसका जो बेस है वो मजबूत कर सकते हो। और साथ ही साथ ये SBI फाउंडेशन का एक टारगेट भी है क्योंकि उन्होंने बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं ताकि एजुकेशन को हर पार्ट में इंडिया के पहुंचाया जा सके। और ये जो कंटेंट होगा जो 4 से 6 हफ्ते तक अवेलेबल रहेगा, ये इंग्लिश में, हिंदी में और कन्नड़ लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। और जब ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो SBI फाउंडेशन और खान एकेडमी जो हैं वो रिसेंटली एक और टाई अप करके हटे हैं कि मैथ लर्निंग कंटेंट जो है वो पंजाबी में अवेलेबल करवाया जाएगा, पंजाबी में अवेलेबल करवाया जाएगा स्पेशली फॉर द पंजाब स्टूडेंट्स। तो पंजाब पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस कंटेंट को देख सकते हैं। ये भी SBI फाउंडेशन की तरफ से जो है वो टारगेट किया गया था। तो आपने याद रखना है SBI फाउंडेशन, इसके प्रेसिडेंट और COO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, ललित मोहन जी हैं और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी स्टेट है जिसने एक एप्लीकेशन बीच विजिल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है ताकि बीचेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको रोका जा सके। और ये है दोस्तों स्टेट ऑफ गोवा। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने बीच विजिल एप्लीकेशन लॉन्च की है। एक तरह से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के कोलैबोरेशन से इसको स्टार्ट किया गया और मेन मकसद यही है कि टूरिस्ट को बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा सकें और टूरिज्म सेक्टर को और इंप्रूव किया जा सके गोवा के अंदर। तो बीच विजिल एप्लीकेशन से जो दृष्टि वर्कर्स होंगे, जो पुलिस होगी या जो और भी लोग इसके साथ जो हैं वो आयोजित हैं, वो टूरिस्ट के इंटरेस्ट को बचाने के लिए
कोई भी इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी इशू जो है वो रेस कर सकते हैं, ताकि टूरिस्ट को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर वहां पे हो रही है, बीचेस को क्लीन रखना है, तो सारी की सारी चीजें जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू की जा सकें। तो अपने याद रखना है, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रमोद सावंत जी हैं, और गोवा के जो गवर्नर हैं वो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी, पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which bank teamed up with the MobiSuffer services for the banking services across India? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसा कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो MobiSuffer की सर्विसेज को यूज करके लोगों तक पहुंचेगा। मतलब लोग जो हैं वो MobiSuffer सर्विसेज का यूज करके इस बैंक की सुविधाएं ले सकते हैं, और ये बैंक है दोस्तों हमारे पास सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप देख सकते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MobiSuffer सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का यूज किया है, ताकि अपनी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जा सकें। तो इस पार्टनरशिप के तहत MobiSuffer सर्विसेज और सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दोनों मिलकर एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। वो MobiSuffer मित्रा के थ्रू पहुंचाई जाएंगी, और उन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी खास करके जो रिमोट एरियाज में हैं, जिन तक बैंकिंग सर्विसेज अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो पार्टनरशिप का मेन मकसद यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक के साथ जोड़ा जा सके, और लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल सके, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या आप कह सकते हो अटल पेंशन योजना, या और कोई भी स्कीम है उसके तहत जो है वो लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाभ भी दिलाया जा सके। तो MobiSuffer जो है वो अपनी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जोड़ेगी, और उसका जो ऑनलाइन नो योर कस्टमर है या KYC है वो करेगी अपने बैंकिंग मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये आपने याद रखना है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो MobiSuffer सर्विसेज का यूज करके अपनी बैंकिंग सर्विसेज लोगों तक पहुंचाएगा। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखें, इसका गठन 2017 में किया गया था। इसके MD और CEO जो हैं वो भास्कर बाबू जी हैं, याद रखोगे भास्कर बाबू रामाचंद्रन जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। लेकिन इसकी टैगलाइन है ए बैंक ऑफ स्माइल्स, ए बैंक ऑफ स्माइल्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो आप कहोगे सर इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर तो होते नहीं है। बिल्कुल याद रखना है कि टोटल मैनेजिंग डायरेक्टर कितने हैं दोस्तों? 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर आप देखोगे एक मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है CS शेट्टी, नाम याद रखोगे CS शेट्टी। दूसरे का नाम है स्वामीनाथन जन किरमन, और तीसरे का हमारे पास नाम है अश्विनी कुमार तिवारी जी, अश्विनी कुमार तिवारी जी। तो इनमें से एक भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो चौथे जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए वो आलोक कुमार चौधरी जी अपॉइंट किए गए हैं, जो अभी तक डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे तैनात थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन अभी उनको प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। और कितने साल की अपॉइंटमेंट हुई है? 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो आप देख सकते हो ये आगे जाके रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द लैंडर SBI के अंदर संभालेंगे। इससे पहले ये पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भाटिया जी के पास थी, लेकिन अश्विनी भाटिया जी अब फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो वो अब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहेंगे SBI के। तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, और इनका टाइम पीरियड 30 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर है ये चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं, और चेयरमैन SBI के आपको पता ही है दिनेश कुमार खरा जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम जो है वो 2022 का क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो हर साल पूरे वर्ल्ड में कौन से दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। किस तरह से याद रखोगे? 5 जून को एनवायरनमेंट डे, उसके 2 दिन बाद जो है वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2022 को मनाया गया, और इसका मेन मकसद यही है कि हम किसी ना किसी तरह से जो फूड है उसको अच्छा कर सकें, फाइबर फूड का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करें, हम फास्ट फूड का कम से कम जो है वो यूज़ कर सकें, हम पैक्ड फूड का जो है वो यूज़ ना करें, ताकि हम कई तरह की जो फूड से बीमारियां हो रही हैं उसको हम ठीक कर सकें और उसको ख़त्म कर सकें। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रखें, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर फोकस रखें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करें हर देश के अंदर, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करें, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस करके एग्रीकल्चर करें, और टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर हम इस दिन के तहत अलग अलग लोग जो हैं वो निश्चय कर लें कि हमने बेस्ट टू बेस्ट फूड सर्विसेज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करनी है, और बेस्ट टू बेस्ट फूड सर्विसेज का ही हमने जो है वो सेवन करना है। तो ये सारी चीज़ों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पहली बार एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इंडिया के अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलके? एक सिंपल क्वेश्चन फिर से बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, और ये बैंक है दोस्तों डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर, इंडिया की ब्रांच जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ, और इसका नाम रखा गया है सुपर कार्ड, और पूरा नाम है बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड। आप देख सकते हैं सुपर कार्ड, यहाँ पे सुपर कार्ड लिखा हुआ है, डीबीएस बैंक का लोगो देख सकते हो, बजाज फिनसर्व का देख सकते हो, और वीज़ा की तरफ से इसको पावर किया गया है, और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि वॉलेट में जो है वो ये कार्ड रहे, ताकि अलग अलग तरह के कार्ड से आपको छुटकारा मिल सके, आप फिजिकल कार्ड ना कैरी कर सको और वॉलेट में ही इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसको सुपर कार्ड का नाम दिया गया है। तो इसमें कस्टमर्स को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अगर वो बजाज फिनसर्व के अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको कैशबैक जो है वो मिलेगा। ये 6 अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है। हर कार्ड के अंदर वेलकम बोनस जो है वो अप टू 20,000 कैश पॉइंट्स मिलेगा, जिसको आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस कार्ड को यूज़ करोगे आपको 10x एवरी मंथ जो है वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको कुछ माइलस्टोन्स, उनके कुछ चैलेंजेस जो हैं वो पूरे करने होंगे, उसके थ्रू आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और कस्टमर जो है वो 5% कैशबैक जो है वो ले सकते हैं डाउन पेमेंट करने के टाइम पीरियड पे, और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस EMI नेटवर्क स्टोर्स पे आप इस कार्ड को यूज़ भी कर सकते हो। इवन कस्टमर्स जो हैं वो डिज्नी हॉटस्टार, जोमेटो प्रो को भी यहाँ से खरीद सकते हैं DBS कार्ड प्लस एप्लीकेशन के थ्रू, और 40% कैश बैक जो है वो कैश पॉइंट्स के तौर पे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद नहीं रखने, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये DBS बैंक बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर जो है वो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, जो कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो पूना महाराष्ट्र में है, और बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। महाराष्ट्र को 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व मिल चुके हैं, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मिल चुकी हैं। ये रिसेंटली रिपोर्ट दी गई है 18 स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग के अंदर ये जारी की गई है। और ये 18th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनका एरिया लगभग 692 स्क्वायर किलोमीटर होगा, और जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनका एरिया लगभग 303 स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो आप कह सकते हो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एक नया प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो यहाँ पे मिल गया है, जो कि मुंबई के साइज से भी बड़ा है। मुंबई का जो टोटल, मुंबई शहर का जो टोटल साइज़ है वो 482 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, तो उससे भी आप कह सकते हो दुगने से ज़्यादा है। तो इस मीटिंग के तहत ये भी डिसाइड किया गया कि नई जो हैं 10 इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं लिस्ट के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर 6 नेशनल पार्क्स हैं, 50 सेंचुरीज हैं, 15 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। इवन इसके साथ साथ 6 टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि बोर टाइगर रिजर्व है यहाँ पे तदोबा टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, शयाद्री टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, नवे गांव नगजीरा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे मेलघाट टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। ये 6 टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। और अगर आप नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2018 रिपोर्ट देखोगे तो उसमें महाराष्ट्र में 312 टाइगर्स बताए गए हैं, जबकि 2014 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 190 टाइगर है। तो जो टाइगर्स की संख्या है आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में हैं। और आपने महाराष्ट्र के बारे में जरूर याद रखना है, महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है
सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बनाई गई थी। और इस कमेटी की चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन रहेंगी, तो मैं पहले बता चुका हूं कि इनकी रहेंगी उषा थरोट जी। तो ये कमेटी जो है वो 25 मेंबर की एक कमेटी है, जिसको उषा थरोट जी चेयर करेंगी। उषा थरोट जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और ये कमेटी स्पेशली बनाई गई है कि सेबी को एडवाइस दी जा सके कि म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट किस तरह से करना है, ताकि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। और कमेटी का मेन काम ये भी है कि अगर म्यूचुअल फंड्स को आगे लेके जाना है तो कौन कौन सी गाइडलाइंस जो है वो हमें जारी करनी होंगी। और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में खास तौर से आपने याद रखना है कि इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन इसका एक्ट जो है वो 1992 में पास किया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी कौन से ईयर में बनी, तो 1992 में। और सेबी के जो करंट चेयरमैन हैं वो हैं मदाबी पुरी जी। और याद रखना है दोस्तों, मदाबी पुरी पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं डीएसी। डीएसी का दोस्तों यहाँ पे मतलब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको लीड कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। तो उन्होंने 76,390 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उसको मंजूरी दे दी है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल है कि अब इंडिया में ही हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफेंस मटीरियल तैयार कर रहे हैं और इंडिया की कंपनीज उसको तैयार कर रही हैं, ताकि हमें बाहर से जो डिफेंस मटीरियल है वो ना मंगवाना पड़े, खास करके वेपन्स बाहर से ना मंगवाने पड़े, जिसके कारण जो है वो हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। और इंडिया जो है वो ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा डिफेंस का मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है। तो इस तरह की चीज़ें करने से वो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और हमारा खर्चा भी जो है वो बच जाएगा। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है एसबीआई ने आलोक कुमार चौधरी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिया ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग को कवर कर लिया है। जो पेट्रोल में हम 10% एथेनॉल मिलाते हैं वो अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही हमने उसको ख़त्म कर दिया है, मतलब ऑलरेडी हम 10% अचीव कर चुके हैं। इसका टारगेट था नवंबर 2022 तक हमने अचीव करना है, लेकिन 5 महीने पहले ही हम इसको जो है वो अचीव कर चुके हैं। अब टारगेट है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हमने करनी है 2025-26 तक। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एथेनॉल का। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे यूरोपियन यूनियन है, चौथे पे चाइना और 5वें पे इंडिया है। और ये हमने डिसाइड किया था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स दोस्तों। ये 2018 में ये पॉलिसी आई थी। इसके तहत हमने टारगेट रखा था कि हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 2030 तक, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑलरेडी मान लिया है कि हम 20% ये टारगेट को अचीव कर लेंगे 2025 तक, मतलब 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने 27.50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। ये आरबीआई ने अपना एक पावर यूज़ किया है सेक्शन 47A के तहत, जो कि इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत आता है। और ये जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इन्होंने लैंडिंग की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आरबीआई की ना मानते हुए जो है ये पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने जो बीच विजिल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो है आयुष्मान भारत का प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना पब्लिक डैशबोर्ड जो है वो उसमें दोबारा से लॉन्च किया, उसमें नए फीचर्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, ताकि ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर में लोगों को पता लग सके कि कितने लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं और नेशनल और स्टेट लेवल पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किसको मिला है, और भी लोग जो हैं वो रोज़ की रोज़ इसमें कितने जुड़ रहे हैं। इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का जो है वो टेस्ट किया है। यह है दोस्तों इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि है अग्नि 4। ये ओडिशा का जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से इसकी टेस्टिंग जो है वो की गई है। ये 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है दोस्तों। इसकी रेंज 3500 से लेके 4000 किलोमीटर तक है और ये 1000 kg तक का लोड जो है वो उठा सकता है। और कितनी हाइट पे ये जा सकता है, ये 900 किलोमीटर हाइट तक जो है वो जा सकता है। और अग्नि सीरीज़ की ये मिसाइल है। अग्नि 4 को पहले अग्नि 2 प्राइम के नाम से जाना जाता था। और अग्नि 1 से लेके 5 तक जितनी भी मिसाइल्स हैं, इसकी डेवलपमेंट और डिज़ाइन जो है वो डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। इसी के साथ आते हैं 7 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था, किसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2021 में। लेकिन सबसे पहले आपको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पता होना चाहिए। ये एक प्रेस्टिजियस बिजनेस अवार्ड है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। और EY एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टैक्स बेस्ड स्ट्रेटेजी, ट्रांजैक्शंस या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और
EOY, या आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये इंडिया में 1999 में स्टार्ट किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में, और 2021 का ये अवार्ड मिला फाल्गुनी नायर का, जो कि बहुत ही फेमस एक फैशन ब्रांड चलाती हैं, उसकी फाउंडर हैं, उसकी CEO हैं, और आपने सुना होगा नायका। तो फाल्गुनी नायर को ये अवार्ड दिया गया और ये 23rd एडिशन है 2021 का। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ आपको कि ये अवार्ड इनको कल दिया जाएगा, 9 जून 2022 को ये अवार्ड मोनाको में दिया जाना है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी फाल्गुनी नायर। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन ऑफ द डे। हु वाज अवॉर्डेड विथ प्रिट्जकर प्राइज 2022। तो अवार्ड्स वाला हमारा सेक्शन चल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो प्रिट्जकर प्राइज जो है वो किसको मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लाइफ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे दोस्तों, और हमेशा खुश रहोगे तो हर प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकती है। टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।